वेलकम टू द क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुखसार ने कहा है, बहुत मजा आ रहा है क्लास में। वो मजा इसलिए आता है क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लगते हैं, जब सब्जेक्ट का डेवलपमेंट समझ में आता है, तब वो मजा आने लगता है कि हाँ, ये सब्जेक्ट कैसे बना। जैसे कल आपने इससे पहले पढ़ा होगा कितनी बार पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, लेकिन अब आपको लॉजिक समझ में आया कि ये चीज हो क्यों रही है, इस चीज के पीछे जो है वो बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, ये आपको अब समझ में आने शुरू हो गए होंगे। राइट। तो इसीलिए अब आपको मजा आ रहा है, हर कहानी के पीछे का आपको लॉजिक पता चल रहा है। कुछ जैसे दो चार बच्चे थे जिनको रटने की आदत थी, वो थोड़ा सा परेशान हो गए। अरे यार, वो कहानी फैक्ट लिखा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा धैर्य से रहोगे तो तुम्हें सब्जेक्ट में परेशानी आएगी ही नहीं। राइट। तो जैसे कि सबसे पहले जो लोग नए आए, ध्यान से समझे कि इससे पहले की क्लासेस वो देख लेंगे। क्लासेस कई लेवल पे चल रही हैं। पहला तो मैं यूपीएससी की रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी की जो बुक्स होती हैं वो बेसिकली आपका जो ज्ञान है, यानी कि जो आपकी इंटेलेक्चुअलिटी है, उसको डेवलप करने की कोशिश होती है। इसे हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट बनाते समय जो सबसे पहली हमें नीड होती है, राइट, वो ये होती है कि हैंडल विथ केयर, यानी जो शब्द हम इस्तेमाल करें उसको हम समझें, उसके पीछे की कहानी को समझें, तो ही आप उस सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाई करो। उसके बाद ये होता है कि इतना है, मतलब मोर देन 3,500 पेजेस हैं। राइट। उसके लिए नोट्स कैसे बनाने हैं, तो ये मैंने नोट्स बनाना आपको सिखाया। देखो कितने एक एक छोटे छोटे वर्ड में सारा काम हो जा रहा है। पूरा चैप्टर है, आप पूरा चैप्टर खोलो, आपको दिखाई पड़ेगा पूरा पूरा चैप्टर कवर है, और उससे कहीं ज्यादा चीजें कवर है। इसको बोलते हैं LWMI नोट्स। तो आपको मेरे साथ ये भी सीखना है। इसके बाद अगला होता है BTL, यानी बिटवीन द लाइन, यानी पढ़ते समय इसमें और नई चीजें हम क्या डेवलप कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जो है वो पता चलेगा। अच्छा, जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा, हसन ने, कि रटने की आदत थी पहले, क्लास अच्छा भी नहीं लगा था, बट अब समझ आ रहा है। क्योंकि हिस्ट्री ऐसे पढ़ाई जाती है। तुम्हें मैं अपना बताता हूँ कि हमें क्या है कि हम तो साइंस साइड से रहे हैं, तो हमें एक साल SST पढ़ना था। तो हमारे आचार्य जी हुआ करते थे, तो हम लोग गुरुकुल परंपरा में ही पढ़े बढ़े हैं। तो उसमें क्या था कि वो हमारे यहाँ जैसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस पे बड़ा ध्यान दिया जाता था। तो ये उनके जो है एक टीचर थे, भाई साहब, वो आते थे कोई गाइड बुक लेके, विद्या क्वेश्चन बैंक या कुछ ऐसे नाम हुआ करता था, और हमें बोल देते थे यहां से यहां तक लिखो। हमें नहीं पता कि हमने क्या लिखा। कभी भी उन्होंने ना हमें पढ़ाया, ना हमें समझ में आया, और हमें ये नहीं, बस वो हम खाली लिखते रहते थे। बस उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उल्टे हाथ पे मारते थे वो, इसी डर से सुंदर सुंदर लिखते थे। क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, नोबडी नोज। तो हमें, अगर ये मेरे साथ हुआ है जबकि अच्छा स्कूल था, तो सोचो बाकी बच्चों के साथ क्या क्या हुआ होगा। हम क्या करने जा रहे हैं, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्या करोगे आगे चलकर, ऑफिसर बनोगे। क्या करोगे, परिवर्तन लेकर आओगे। पर सवाल यह है कि परिवर्तन लाना किस में है, परिवर्तन लाना क्यों है, परिवर्तन किस तरह का लाना है। क्या हमें वेस्टर्न चीजें उठा के डाल देनी है, हमें अपनी ही चीजों को रिवाइव करना है। तो ये जो सब्जेक्ट है, मुझे भी आज लगता है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। हमारे स्कूलों में हमें ये बताया जाता था कि इस इतिहास वही बच्चा पढ़ता है जो मेंटली बहुत कमजोर है, जिसके मार्क्स बहुत कमजोर हैं। तुम्हें भी ये पता होगा, टॉपर है तो तुम मैथ्स ले लो, बायोलॉजी ले लो। आर्ट्स वाले तो वही होते हैं जो 50% के नीचे लेकर आते हैं। आपको भी ये बताया गया होगा। तो हिस्ट्री बेसिकली हमारे पूरे अस्तित्व का खेल है। आज इजराइल फिलिस्तीन में भयानक लड़ाई हो रही है, हजारों हजारों लोग मारे जा रहे हैं। इतिहास की एक जो है वो चीज है, इसके पीछे का फंडामेंटल वही है। तो इतिहास हमें बहुत सोचना समझना सिखाता है। इसीलिए मैं साइंस का होने के बावजूद, जब मैंने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, तो मैं रिसर्च में बहुत गहरा चला गया, बहुत बहुत पढ़ाई की। और पढ़ते पढ़ते फिर मेरा जो इंटेलेक्चुअलिटी हुआ कि ये सब्जेक्ट हमें कितना कुछ सिखा सकता है। अब देखिए, साक्षी गुप्ता जी हैं, ये कह रही हैं सर कल क्लास क्यों नहीं थी। अब बताइए, इन्होंने ये मैसेज कई बार किया। साक्षी जी, कल मुझे लग रहा है मैंने पृथ्वी पे ही क्लास ली थी। हाँ जी भैया, कल मैंने ये सब पढ़ाया था ना। ये मैंने पढ़ा दिया था कि प्रारंभिक लोगों की जानकारी, और कल मैंने आपको इन शब्दों के बहुत मतलब बताए थे। देखो, ये होता है इल्जाम लगाने का तरीका। ये देखो कि आप किसी भी चीज के बारे में, हो सकता है कि मेरा कोई और ग्रह या कोई आयाम पे मैंने क्लास ली हो, बट फिलहाल मुझे लग रहा है मैं पृथ्वी पे ही क्लास ले रहा हूं। और कल ये सारी चीजें आपको बताई थी। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं रटने से पहले। अब इसका मतलब है कि इस क्लास में बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अवेयर ही नहीं रहते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ,
चलो, अब हम जो बात करते हैं, तो कल एक कहानी मैंने आप लोगों को बताई और बहुत मेरे ख्याल से मजा आया होगा, वो जो मैंने हाथ वाली कहानी आपको बताई कि मानव के विकास की जो टोटल यात्रा है वो टूल्स यानी औजारों की यात्रा है, राइट। मैं जो ये शब्दों का जब मैं प्रयोग करता हूं, जब मैं ये कॉन्सेप्ट में बताता हूं ना, तो अपने दोस्तों पे ट्राई किया करो। किसी ने किया? मैंने कल बोला था कि आपके जो और भी दोस्त इधर उधर पढ़ रहे हैं, जो कहते हो हम इस वाली कोचिंग में इतना फीस देके पढ़, उनसे बात किया तुमने कभी? कितने लोगों ने बात किया? जो मेरे अच्छे स्टूडेंट होंगे वो बात करेंगे, वो बताएंगे कि हाँ भाई चलो बताओ कि टूल्स कैसे मानव के विकास की यात्रा में रहे। उनके टीचर ने भी तो उन्हें पढ़ाया होगा। हाँ, रितेश ने लिखा, हाँ सर हमने बात की। कायनात ने लिखा, यस सर। चलो हाँ, तो अब बताओ मुझे, कितने लोगों ने बात की? कितने लोगों ने पूछा कि पेलियो जो लिथ है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है। किसी ने पूछा कि हाँ ये बताओ कि भाई कैसे मानव के विकास की यात्रा शुरू हुई, कैसे जो टूल्स, हाउ टूल्स डिफाइन हिस्ट्री। अगर इतिहास में हम ये पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी हमें जो बता रहा है वो कह रहा है कि टूल्स डिफाइन हिस्ट्री। कायनात ने पूछा सर मैंने हिस्ट्री की डिफिनीशन पूछी थी पर वो नहीं बता पाए। वेरी गुड, हिस्ट्री की डिफिनीशन ही नहीं पता, वेरी गुड। यहाँ तो तीन तीन पता है। और मोनू ने लिखा है कि वो फलानी जगह पर पढ़ते हैं। अच्छा, इनके भैया है कोई? क्या बताया तुम्हारे भैया ने, जो कई वर्षों से शायद तैयारी कर रहे होंगे, किसी बड़े से संस्थान में नाम इन्होंने लिखा है। चलिए हाँ, तो क्या उन्होंने पढ़ा? क्या बताया मोनू उन्होंने? क्या जवाब दिया उन्होंने कि हाउ टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? कैसे ये जो है मजा आया? अच्छा, कायनात ने बोला कि इन्होंने, भैया ने बताया कि हिस्ट्री बीती हुई बातों को जानना है। अच्छा, हिस्ट्री इतना ही है? वाह। तो ये जो इजराइल फिलिस्तीन के बीच की लड़ाई हो रही है, तो इन दोनों को नहीं पता है कि क्या है? इतिहास बहुत कुछ डिफाइन कर देता है। हम्म। तो चलो जल्दी से मुझे जवाब दो, पेलियोस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेलियोस? पेलियोस किसे कहते हैं? हाँ जी, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फिर तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, क्योंकि अब आपको रटने की आदत से दूर लेकर जा रहा हूं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी खुद कहता है कि हम रटने की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। शाबाश। पेलियो मतलब पुराना, लिथ मतलब रॉक, मेसो लिथ का मतलब क्या हुआ? मेसो का मतलब होता है मध्य, लिथ का मतलब है चट्टान, यानी कि मध्य पाषाण युग। और जो नियोलिथ है वो क्या है? तो नियोलिथ का, नियो का मतलब होता है नया और लिथ का मतलब चट्टान, तो जो नव पाषाण है उसको नियोलिथ कहा जाएगा। इसमें एक और सेगमेंट आता है माइक्रोलिथ। तो माइक्रो, माइक्रो यानी सूक्ष्म के लिए, यानी कि जब हमने औजारों को और महीन कर लिया, तो दैट इज नोन एज माइक्रोलिथ्स, इसको कहा जाता है। तो कल हमने यहां तक तो काम कर लिया था। तो प्रारंभिक लोग कहाँ रहते थे? ठीक है, तो हमने कल ये देखा था कि हमारे चार डायमेंशन होते हैं, चारों चीजों का सेगमेंट हमारे लिए शुरुआती दौर में इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आपने देखा, इसीलिए जब आप भारत के बारे में पढ़ते हो तो भीमबेटका की गुफाओं के बारे में तुम्हें पता चलता है, तमाम तरह की चीजों के बारे में पता चलता है कि उन्होंने जो है गुफाओं में, अजंता एलोरा की गुफाओं में हमने चित्रकारी की थी। ये हमारे प्रारंभिक निशान थे जिससे हमारे इतिहास के बारे में हमें पता चलता है। तो चार चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, देखो एक ही ग्राफ में हमने बता दिया। प्रारंभिक लोग या तो वो शिकारी थे, या तो वो फूड गैदरर थे, खासतौर पर जिनके पास शक्ति कम थी, या महिलाएं जो फूड गैदरिंग का काम करती थी। ठीक है। फिर अगला काम होता था खाद्य स्रोत की खोज में, हमेशा क्योंकि फूड सिक्योरिटी नहीं थी, तो लगातार खाने की खोज में चलते रहना पड़ता था, और पानी की खोज में, क्योंकि वही जीवन का बेस था। ये चार हमारे डायमेंशंस बड़े इंपॉर्टेंट थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कहानी को और लेकर चलते हैं कि प्रारंभिक लोग कहाँ रहते थे। वेयर डिड अर्ली पीपल लिव? रहने का जो मतलब है, मानव के इतिहास की यात्रा में आग की खोज, खाने की उपलब्धता, और तीसरा रहना यानी जो आवास है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट था। इसको हम लोग हाउस नहीं कहेंगे यहां पे। जब मानव के विकास की यात्रा में इसको कहा जाएगा सेटलमेंट, इसको आवास नहीं। एक वर्ड याद रखना, कॉन्सेप्ट यहां से हम बनाने जा रहे हैं। दिस इज नोन एज अधिवास। क्या बोला जाएगा? सेटलमेंट। सेटल हो जाने का मतलब होता है। अच्छा, आवास और अधिवास में क्या अंतर होता है? ठीक है, हाउस और सेटलमेंट में क्या अंतर होता है? कितने हमारे स्टूडेंट यहां पर जवाब देना चाहेंगे? चलो आज तुम्हें एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूं
ठीक है, तुम्हारे अच्छे अच्छे सीनियर इसका जवाब नहीं दे पाएंगे जल्दी। चलो आज बढ़िया से, आवास और अधिवास में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस या होम या सेटलमेंट में क्या डिफरेंस होता है? चलिए मुझे बताइए। कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं, हाउस में रहते हैं, और सेटलमेंट में क्या करते हैं? डांस करते हैं। हाँ चलो कोशिश करो, बताते रहो। आवास में स्थायी निवास, और सेटलमेंट में, सेटलमेंट चेंज होता रहता है। चलो कोशिश करते रहो, बताते रहो। सेटलमेंट परमानेंट नहीं होता? अरे बाप रे, आवास परमानेंट नहीं होता, सेटलमेंट परमानेंट होता है। उल्टा बोल गए तुम्हें, मुझे पता था फंसोगे। देखो कितना छोटा शब्द है। अब तुम कहोगे सर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये शब्द तुमने आवास और अधिवास कितनी बार सुना होगा। यही चीज मेरे से सीखने की कोशिश करो कि कॉन्सेप्ट क्लियर तब होता है जिन शब्दों को हम प्रयोग करें उसको सही तरीके से जाने। कई लोगों को लगता है कि कॉन्सेप्ट कहीं बाजार में मिलता है। राइट, अब सुनो। बेसिकली क्या होता है, जो सेटलमेंट होता है वो एक पैटर्न होता है। सेटलमेंट इज अ पैटर्न जिसमें समाज या समूह के लोग किस तरह से रहते हैं। और इस सेटलमेंट की सबसे खास बात होती है, इसको याद रख लेना, इस सेटलमेंट की जो सबसे खास, सेटलमेंट के अंदर आवास होते हैं, यानी अधिवास के अंदर आवास होता है। लेकिन सेटलमेंट को हम उस समाज या उस जो भी समूह है, ग्रुप है, वो किस तरह से रह रहा है, एक पैटर्न है, उसके रूप में जो पाया जाता है उसको अधिवास कहते हैं। और अधिवास की सबसे खास बात होती है, ये अपने क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हुए होता है। द पैटर्न रिकॉग्नाइज और पैटर्न मेड बाय दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, वन हु अडॉप्ट दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट, यानी उस जलवायु को ग्रहण करते हुए, उसके साथ अनुकूलित होते हुए जो आवासों का पैटर्न दिखाई पड़ता वो अधिवास होता है। बड़े ध्यान से समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे 50-60 लोग थे, घूमते घूमते हम पहाड़ी इलाके में चले गए, बर्फ गिरती है। तो वहां जब हम अपने मकान बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे दरवाजे छोटे हों, खिड़कियां छोटी हों, ताकि हवा, बर्फीली हवा अंदर ना आ सके, कोजीनेस हो, गर्म रखने का तरीका रखें। और जो छतें हम बनाएंगे वो ढलवा बनाएंगे, स्लोप वाली बनाएंगे, ताकि बर्फ जो है गिरे और वो नीचे आ जाए, छत ना गिरे। दरवाजे आप देखोगे बहुत छोटे, पहाड़ी इलाकों के दरवाजे देखोगे बहुत छोटे छोटे होते, बहुत बाहर बाहर हवा आने जाने के लिए उसमें जगह नहीं होती। लेकिन जब आप गर्म क्षेत्रों में जाओगे आप देखोगे दरवाजे बड़े बड़े होते हैं, ताकि हवा अंदर आ सके। जो छतें होती हैं वो ऐसे मटेरियल से बनाई जाती हैं जो ज्यादा गर्म ना हो, गोबर से लीपा जाता है, मिट्टी का लेप लगाया जाता है। तो अभी तक जो आपने सोचा कि किसी ने कहा कि घर में रहते हैं, सेटलमेंट में रहते नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं है। सेटलमेंट उस समाज या समूह के रहने के पैटर्न को कहते हैं जो अपने जलवायु को अडॉप्ट कर लेता है। नहीं अडॉप्ट करोगे तो खत्म हो जाओगे। मान लीजिए आप पहाड़ी इलाके में गए और आपने फ्लैट छत का मकान बना दिया, घास फूस का, और बड़े बड़े दरवाजे बना दिए, रात में ठंड हुई, मर गए, खत्म हो गया काम। या बर्फ गिरी, सब छत वत लेके नीचे। तो ये क्या होती है? एडॉप्टिबिलिटी होती है, अनुकूलता। इसी वजह से हम सरवाइव कर पाए। समझ में आया सेटलमेंट? तो सेटलमेंट के अंदर जो हमारा व्यक्तिगत आवास वो रहेगा आवास, यानी वो हमारा हाउस कहलाएगा। तो सेटलमेंट क्या है? इन आवासों का पैटर्न है। खास बात क्या है कि वो अपने क्लाइमेट को अडॉप्ट करेगा। मान लो कहीं पानी बहुत बरस रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। तो आपने देखोगा आगे पढ़ाया जाएगा, सिल्ट पे मकान बनाए जाते हैं, स्टिल्ट पे मकान बनते हैं, यानी कि पहाड़ी ढालों पे उन पे बांस के ऊपर मकान बनाए जाते हैं। क्यों बनाया जाता है? अब पानी बह रहा है, बहुत तेजी से खूब पानी बरसा, तो पानी के साथ ढेर सारे जो है वो जानवर, उसमें जो है वो सांप वाप सब अंदर घुस में चले आएंगे। या पानी का बहाव तेज होगा तो क्या करेगा? पूरा मकान आपका बहा ले जाएगा। तो क्या होता है? वो बांस के स्टिल पर लगाए जाते हैं। बांस जल्दी सड़ता नहीं है। पानी क्या हुआ? मकान के नीचे नीचे बहता हुआ निकल गया। जानवर भी जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो सांप है या कोई और जानवर है। तो ऐसे में क्या हो गया? आपने अपने एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर लिया। तो अब उस गांव के जितने भी लोग होंगे वो एक पर्टिकुलर सेटलमेंट के साथ होंगे। तो ये जो होता है इसको हम लोग अधिवास कहते हैं, सेटलमेंट कहते हैं। तो हमारी जर्नी में, इतिहास में सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हड़प्पा है क्या, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन, ये सेटलमेंट है।
इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मकानों का एक प्रकार पाया गया, एक तरह की ईंटें पाई गई, एक तरह की संरचना पाई गई। दीज आर नोन एज सेटलमेंट। हमारे लिए वो सेटलमेंट इतिहास के लिए ज्यादा जरूरी होता है। हाउ पीपल नो द क्लाइमेट, अपने उन्होंने जलवायु को कैसे जाना, अपनी जलवायु को कैसे उन्होंने अडॉप्ट किया। क्लियर है? ये दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो प्रारंभिक लोग कहाँ रहते थे? तो जब हम लिव की बात करेंगे, तो जब उन्होंने ग्रुपिंग करना शुरू कर दिया, एक साथ रहने लगे, तो वहां पर उनके रहने के पैटर्न को हम लोग सेटलमेंट कहेंगे उसको। क्लियर? इससे मतलब नहीं कि वो स्थायी है अनिस्थायी है। जैसे मान लो आप पहाड़ी इलाके में चले गए, तो वहां पर, या रेगिस्तानी इलाके में चले गए, तो वो अपना जो भी मकान है, अपना जो तंबू वंबू उखाड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो पक्का मकान है तो सेटलमेंट, वो आवास है, हाउस है, और जो जा रहा है तो वो सेटलमेंट नहीं। वो एक ही पैटर्न में रहते हैं, उनके मकान भी एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, वो एक ही तरह के टेंट होते हैं, तंबू होते हैं, फिर वो उठा के कहीं और चल देते हैं। तो जब हम ग्रुप में कहीं रहते हैं और क्लाइमेट को अडॉप्ट करते हैं, तो वो हमारा सेटलमेंट कहलाता है। सब लोग लिख के भेजो। ओके है? समझ में आ गया? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। डन। देखो, तो जब हम रहते थे, तो हमारे कुछ पैरामीटर्स थे, एग्जाम में ऑप्शन में पूछा गया है, ध्यान से लिखो। पहला है, प्रारंभिक लोग कहां रहते थे? नियर सोर्स ऑफ वाटर, जल के समीप। लिखो, जल के समीप, लिखते जाओ। प्लेसेस वेयर स्टोन वर फाउंड, वह स्थान जहां पत्थर पाए जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक हमारे टूल्स बनाने के लिए पत्थर ही इस्तेमाल होते थे। वो स्थान जहां पत्थर पाए जाते थे, प्लेसेस वेयर स्टोन वर फाउंड। एंड द थर्ड वन, नियर फूड सोर्सेज, जहां आसपास खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। क्योंकि हमारे जीवन का बेस ही था खाना पीना, जहां आसपास खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो। नियर फूड सोर्सेज, नियर फूड सोर्सेज। तो अगर हम शुरुआती तौर पे देखें, एनसीईआरटी ने मैप दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही मैप है। तो हम देखते हैं कश्मीर के इलाके से लेकर और आज कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है, वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। जिसमें जो ये ट्रायंगुलर पार्ट है, जैसे भीमबेटका, तो भीमबेटका की गुफाएं बहुत प्रसिद्ध है, वहां पे पेंटिंग्स बहुत प्रसिद्ध पाई गई। ये बेसिकली पैलियोलिथिक साइट है। यानी ये क्या है? ये जो भीमबेटका है, ये पूरा पाषाण यानी प्रारंभिक मानव के चिन्ह हमें यहां देखने को मिले। तो जो ट्राइंगल है वो पैलियोलिथिक साइट है। ठीक है, जैसे कर्नाटक में हुंचगी, तो हुंचगी में भी हमें क्या मिला है? प्रारंभिक मानव का हमें चिन्ह मिला है। और हुंचगी और इनाम गांव के बीच का जो एरिया है, यहीं पे सबसे पहले मानव के द्वारा आग के प्रयोग का हमें चिन्ह मिलता है। ये जो फायर हमें यहां पर हमें देखने को मिलता है हुंचकी और इनाम गांव के मध्य में, कि यहां पर सबसे पहले फायर यानी आग का प्रयोग यहां पर किया गया है। फिर शुरू हो गया, पीडीएफ कब अपलोड होगा? इसको इतना छोटा छोटा लिखने में क्या दिक्कत है तुम्हें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूं कि अगर तुम 10-15 मिनट तक नहीं लिखोगे, तुम्हारी बॉडी स्लीप मोड में चली जाती है। डन। तो भारत में ये बहुत बड़े बड़े साइट्स यहां पर पाए गए, जो नियोलिथिक मेगालिथिक साइट से जुड़े हुए रहे। आगे बढ़ते हम लोग। अब शुरुआती तौर पे मनुष्य जब अपनी गुफाओं में रहता था, तो वो प्रकृति से जो सीखता था उसको पेंट करने की कोशिश करता था, तमाम तरह की चीजों को करता था। लिखो, प्रारंभिक प्रस्तर पेंटिंग, प्रस्तर यानी चट्टान, अर्ली रॉक पेंटिंग्स। तो सबसे पहले इसने क्या किया? इसका कैनवस जो था, दीवारें थी, जो गुफा की दीवारें थी, उस पर उन्होंने बनाना शुरू किया, यानी ऑन द वॉल, दीवारों पर। फाउंड इन एमपी एंड साउदर्न यूपी, कहां कहां पाए गए ये पेंटिंग्स? लिखो, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहां पर सबसे पहली प्रारंभिक
दीवारों पर जो भित्ति चित्र इसको बोलते हैं, दीवारों की जो पेंटिंग होती है वो कहां पाई गई? मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। इनका विषय क्या था? एग्जाम में पूछा गया है कि इन, खासतौर पे आईएएस में एक क्वेश्चन आया हुआ है, लिख लो इसको, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा गया है कि जो चित्र बने हैं, तो ज्यादातर बच्चे जगह का नाम याद कर लेते हैं, लेकिन यूपीएससी वाले तो सबके दादा हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने बोला कि ये बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय है, विषय का मतलब उन चित्रों का क्या सब्जेक्ट है। तो यही सब क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में आपकी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो क्या उनका विषय लिखो, थीम्स क्या है? थीम्स है हंटिंग, शिकार करते हुए, कि वो आपस में जो देखते थे शिकार करते हुए, उसको चित्र में बना देते थे। दूसरा, वुमेन ग्राइंडिंग, महिलाएं जो है वो पीसते हुए कुछ मसाला या कोई भी वस्तु जो है पीस रही हैं, या हड्डियां कूट रही हैं, मांस कूट रही हैं, जो उनको मिलता था। वुमेन ग्राइंडिंग, महिलाएं पिसाई करते हुए। चिल्ड्रन जंपिंग, बच्चे कूदते हुए खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जैसे कोई बड़ा शिकार पकड़ा गया या खाने की वस्तु मिल गई। बर्ड्स एंड प्लांट्स, चिड़िया और पौधे, क्योंकि इनका जो फर्स्ट जो नेचर, वो नेचर को देखा, जो उन्होंने अपने आसपास देखा, उसी को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। तो ये एक पहली चीज है कि यहीं से तय हो जाता है कि मनुष्य शुरुआती दौर में ही वो बहुत क्रिएटिव रहा है। उसकी जो कॉग्निटिव लर्निंग है, यानी उसका जो दिमाग है, वो डेवलप होना शुरू हो गया है। हाँ, ये क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चन बहुत फंसेंगे, जब एग्जाम देने जाओगे खूब क्वेश्चन फंसेंगे, क्योंकि बहुत फोकस करके ही मैंने वही टॉपिक रखा है जो एग्जाम के हिसाब से बहुत जरूरी है। गैर जरूरी चीज कर जो है वो काम नहीं होता है। मुस्कान ने लिखा है हड्डी पीस कर क्या करते हैं, उसमें बोन मैरो पाई जाती थी। जो बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां होती थी वो सभी खाद्य पदार्थ के लिए इस्तेमाल होती, बोन मैरो होता था वो। ठीक है, और हड्डियां बहुत से जो है वो उसमें कैल्शियम पाया जाता था। हड्डियों को पीस कर जो चूना, अभी भी बहुत जगह जो है, आप ये जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं, खासतौर पे जो जिसमें रेड मार्क होता है, जो बॉडी वॉडी बनाने के लिए, उसमें हड्डियां पीस कर डाली जाती हैं जानवरों की, ताकि वो कैल्शियम और वो सारी चीजें जो है वो आपकी बॉडी में वो जा सकें। नुकसान भी उसके बहुत होते हैं, लेकिन ये शुरुआती दौर में इंपॉर्टेंट था। तो बोन मैरो हड्डियों के बीच में पाई जाती थी, उसको हड्डियों को चूरा चूरा करके वो बोन मैरो निकालते थे ये लोग। चलिए, डन। तो सब्जेक्ट याद रहेगा, फॉर एग्जाम्पल डेक्कन लिखो, दक्कन क्षेत्र। तो दक्कन क्या है? दक्कन एक लावा उद्भेदन है, लावा का उद्भेदन हुआ है। देखो, यह पैलियोलिथिक साइट है, यानी पूरा पाषाण साइट है। कौन कौन से स्थान है? सबसे है नदी के किनारे, रिवर ड्रेन। कौन कौन सी नदियों के किनारे साइट पाए गए? गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती नदी। गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती। गोदावरी, कृष्णा और ताप्ती नदी। कौन कौन से स्थान हैं जो प्रमुख स्थान पाए गए हैं? क्या साइट्स का नाम है? पैलियोलिथिक साइट। ये स्टेट एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं। तो वो मैचिंग करने के लिए, जैसे नेवासा किस राज्य में है, तो मैचिंग के क्वेश्चन, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, उसमें ये सब क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे नेवासा, नेवासा का महाराष्ट्र में है। कुरनूल आंध्र प्रदेश, हुंसगी कर्नाटक। तो नाम दे देगा कि ये निम्नलिखित पैलियोलिथिक साइट यानी पूरा पाषाण साइट्स को उनके राज्यों के क्रम में मैचिंग कराइए। फिर दे देगा पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या चौथा सही। इस तरह के क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो नेवासा महाराष्ट्र में है, कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, और हुंसगी जो है वो कर्नाटक में है। लिख लिया? डन। ओके, लिखिए। तो फिर आगे बढ़ू। तो जो पूरा चैप्टर है, देखो एक पेज पे आ गया। अगर तुम एक पेज को हॉरिजेंटल यूज करोगे तो आराम से ही आ जाएगा। और पूरा चैप्टर आप जो है कोशिश करो स्पाइरल कॉपी यूज करने की, और उसको फिर जो है वो फोटो कॉपी कराओ, और उसको जो है निकालो, और इस तरह से हॉरिजेंटल पेज यूज करोगे, आ जाएगा। उसको दीवार पे चिपका दो, ताकि डेली के डेली रिवीजन होता रहे। इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं। पूरा देखो, पूरा चैप्टर, ये लगभग 8 पेज का चैप्टर तुम्हारा एक पेज में आ गया। फिर वही है सर, पीडीएफ कहां से मिलेगा?
अरे यार, तुम लोगों को तो पूरा करप्ट करके भेजा गया है। तुम्हारा टीचर हाथ से लिख रहा है, तुम्हें क्या शर्म है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। कहो तो सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ दे देता हूँ, दिन भर पढ़ो बैठ के। राइट। हुंसकी है कर्नाटक। चलो, अब यहां तक हमें यह समझ में आया कि हमारे प्रारंभिक लोग कैसे थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हमने क्या सीखा कि हम लोग शुरुआती दौर में हम शिकार करते थे, खाना इकट्ठा करते थे। लेकिन अभी हमारा जीवन कैसा है, बड़े ध्यान से। अब हमारा जीवन देखो, इतिहास क्या है, हमारा फुटप्रिंट है। लेकिन वो कैसे डेवलप हुआ, तुम सोचो। तुम्हारा पूरा समय जा रहा है कि शिकार की खोज में निकलना। अच्छा, तुम्हारे बड़े बड़े दांत भी नहीं है, पावर भी नहीं है। तुम्हें झुंड में छोटे छोटे शिकार इकट्ठा करने हैं। ठीक है। दूसरा, तुम चीजों को, कंदमूल फल को नेचर से इकट्ठा करके खाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जैसे मान लो 50 लोगों का झुंड है, फिर कुछ लोग इधर निकल गए, फिर कुछ लोग इधर निकल गए। तो एक समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। समाज का निर्माण नहीं हो पा रहा है। अब जैसे कि हमने कल की क्लास में पढ़ा कि जो आग की खोज थी वो हमारा टर्निंग पॉइंट था। उसने क्या किया, हमारे पेट का आकार कम कर दिया, हमें हमारे हाथों को फ्री कर दिया। अब हमें उतना बड़ा जो है वो इंटेस्टाइन कैपेसिटी को डील करने की जरूरत नहीं थी। हाथ जब फ्री हुए तो ये गद्देदार से धीरे धीरे इसके ज्वाइंट्स हमें स्पष्ट दिखने लगे, तो हमने फिर टूल्स को पकड़ना शुरू कर दिया। जब टूल्स को पकड़ना शुरू किया, इधर हमारा क्रेनियल कैपेसिटी यानी दिमाग की क्षमता बढ़ रही थी, तो धीरे धीरे हमने ऑब्जर्वेशन शुरू किया, हमने औजारों का इस्तेमाल। तो हमारी जो जर्नी शुरू होती है वो औजारों से शुरू होती है। फिर हमने क्या किया, हमने पत्थर के बेसिक बेसिक हथियार बनाने शुरू किए। जैसे एक पत्थर से दूसरे पत्थर से कोई चीज कूटना, कोई बड़ी चीज पा गया उसको जो है तोड़ना, या हड्डी से मांस को अलग करना। फिर हमने उसमें और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया। फिर धीरे धीरे हमने जो है वो हत्थे लगाने शुरू कर दिया, यानी कि हैंडल्स, जैसे कुल्हाड़ी में, या जो है हमने हड्डी के साथ बांधना शुरू कर दिया पत्थरों को, ताकि नुकीली चीजें बन सके। इससे हमारी जो कैपेसिटी थी, जो हमारा स्ट्राइक था, वो ज्यादा बढ़ गया। तो यहां तक अभी भी हम प्रॉपरली सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे लिए अभी सेटलमेंट वर्ड नहीं आया, जो भी मैंने बताया, कि हम एक पैटर्न में रह सकें। क्योंकि हमारे पास एक चीज नहीं है, और वो है खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। अगला जो हमारा चरण होगा कि मानव के विकास की यात्रा में जो हमारा इतिहास लिखा जा रहा है, इसमें जो सबसे टर्निंग पॉइंट होता है वो हमारा होता है फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि मुझे खाने की तलाश में इधर उधर ना जाना पड़े, हमें यहीं पर खाना मिल जाए, और हम बार बार उस खाने की साइकिल को यूटिलाइज कर सके, उसका फायदा हम उठा सकें। तो जब खाद्य सुरक्षा हो जाएगी, यानी फूड सिक्योरिटी हो जाएगी, तो आप क्या करोगे, एक जगह इकट्ठा हो जाओगे। जब एक जगह इकट्ठा हो जाओगे तो यू स्टार्ट डेवलपिंग सोसाइटी, आप समाज का निर्माण करने शुरू करो। जब समाज का निर्माण होगा तो इकोनॉमी और पॉलिटी अपने आप जनरेट हो जाएगी। कोई राजा होगा, कोई मुखिया होगा, कोई सेनापति होगा। धीरे 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 जो वर्तमान आगे चलकर हम जनपद, महाजनपद, साम्राज्य ये सब पढ़ते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होगा। अब हमारा दूसरा टर्निंग पॉइंट आ रहा है, और वो है कृषि की खोज। यानी कि अब हम हंटर गैदरर से, जो हमने इससे पहले पढ़ा, उससे आगे निकलकर अब हम जो है वो प्लांटर या फूड जो है कृषि उत्पादकता के साथ जोड़ने जा रहे हैं। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट सबको? बताओ। अब हमारा दूसरा जो टर्निंग पॉइंट होगा वो बहुत ही जबरदस्त टर्निंग पॉइंट होगा। और अब तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, फिर से आज एक कहानी सुनाते हैं। और इस कहानी में तुम्हें बहुत कुछ समझ में आने वाला है कि एक्चुअली पूरी दुनिया में हम कर क्या रहे हैं, वो तुम्हें आज क्लियर हो जाएगा। हेडिंग डालो, संग्रहणकर्ता से कृषि उत्पादकता तक, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। संग्रहणकर्ता से कृषि उत्पादकता तक का सफर। अच्छा, आज भी हैप्पी आवर है हमारा। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल, पीएसआईआर ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑफ, सभी ऑप्शनल पे 50% का डिस्काउंट है। जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। राइट, ये हमारे पांचों ऑप्शनल हैं, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, हिस्ट्री, हिंदी और सोशियोलॉजी। तो ये पांचों ऑप्शनल पे 50% का डिस्काउंट है, इसके साथ आप लोग जुड़ सकते हैं, इसके साथ आप जा सकते हैं। ठीक है। और अगर जैसे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे जो है वो कुछ गाइडेंस की जरूरत है हमें,
तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे जुड़ सकते हैं, सबके पास ये होना चाहिए कि आप वहां भेज सकते हैं कि हमें मेंटर से हमारा सेशन फिक्स करिए। ठीक है, तो ये नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए 9319695945, राइट। तो जैसे भी बच्चे ने लिखा मुझे ऑप्शनल चेंज सेलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मेंटर के साथ यहाँ पर एक मिस्ड कॉल नंबर रख लीजिए, इस पे आप मिस्ड कॉल करिए 9289704917। कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन सा ऑप्शनल चुनना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, सब कुछ यहाँ आपको पता चल जाएगा। क्लियर है? नंबर याद रहेगा 9289704917। चलो, अब एक कहानी तुम्हें सुनाता हूं बड़ी मजेदार, कि आखिर ये सारा गेम हुआ कैसे और इस गेम का पर्पस बेसिकली क्या है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते। हुआ क्या, ये जो मानव है, यानी ह्यूमन की जो जर्नी है, बड़े ध्यान से कहानी सुनना, बड़ा मजा आएगा। बहुत सी चीजें आज भी क्लियर, इसी क्लास में क्लियर हो जाएगी, आगे तक अभी तक जो चल रहा है सब कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है, हाँ, इसी चैप्टर के अंदर जो हेडिंग मैंने देखा, देखो क्या है, एनसीईआरटी ऐसे देता है। एनसीईआरटी ने ये दे दिया, चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी संग्रहणकर्ता से कृषि उत्पादकता तक। लेकिन जो तुम्हें अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो बीटीएल है। तो ये तो केवल उसने ढेर सारी ऐसे कहानियां बना के दे दी तुम्हें, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा वैसा, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ ये अब तुम कहानी के साथ समझोगे कि इंसान और प्रकृति का जो रिलेशनशिप है वो 4 स्टेज से होकर गुजरता है। और अब जो तुम कहानी समझ में आओगे, अभी आज जो ये बम्बार्डमेंट हो रही है, बम गिर रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इन सबका जवाब आज तुम सिर्फ 4 कहानी में पकड़ लोगे, सिर्फ 4 कहानियों में। पूरा पूरा जो भी कुछ आज हो रहा है, आज जितना भी सिक्किम में फ्लैश फ्लड आया, उत्तराखंड में बर्बादी हो रही है, सब कुछ आज की क्लास में तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग बीटीएल के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि एडवांस कहानी क्या है। तो कल समझ में आ गया था कि ये टूल्स ने कैसे हमारा डेवलपमेंट किया, अब इसको समझो। तो जो ह्यूमन था, शुरुआती दौर में प्रकृति से हमारा रिलेशनशिप 4 चरणों में यानी 4 स्टेजेस में माना जाता है, राइट। अब हम जरा इस पे चर्चा करते हैं। तो हुआ क्या कि जब शुरुआती दौर में, इसको स्टेज 1 बोलते हैं, तो स्टेज 1 से पहले हम क्या है, हम नेचर से कोई चीज उठा रहे हैं। ठीक है, हम एक नेचर का पार्ट थे। ठीक है, स्टेज 1 हमारा एक, हम पार्ट ऑफ नेचर थे। हम जो है वो, जैसे सारे स्पेसीज थे वैसे हम भी एक स्पेसीज थे। तो हमारा कोई फुटप्रिंट नहीं था, पदचिन्ह नहीं था। फुटप्रिंट, फुटप्रिंट का मतलब होता है कि आपकी हरकतों से, आपके कामकाज से प्रकृति पर कितना असर आ रहा है। तो शेर, चीता, भालू जैसे सभी जानवर थे, वैसे हम भी एक जानवर थे। तो इसमें कोई बहुत ज्यादा हमारा चेंजेस नहीं था। सो यहाँ एनवायरमेंट, अगर हम यहाँ देखें एनवायरमेंट, तो एनवायरमेंट पे मैं क्या करूंगा, इस पे लिखूंगा नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं था। नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं था। ये सब कुछ ऐसे मजे मजे से चल रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चरण यानी स्टेज 1। मानव के और प्रकृति के बीच में संबंधों का ये स्टेज 1 था। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जैसे सभी स्पेसीज थे प्रकृति से, जैसे शेर है, शिकार किया, खाना खाया, हमने भी शिकार किया, खाना खाया। हम जैसे पक्षियों ने जो है वो, या जानवरों ने कंदमूल खाया, हमने भी खाया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद समय के साथ जैसे अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम धीरे धीरे स्टेज 2 में जाएंगे। स्टेज 2 यानी द्वितीय चरण, बड़े ध्यान से कहानी सुनना। तो हमने क्या किया, हमने, अब हम सीख जाएंगे यार, ये बीज डालो तो इसमें से पौधा उगता है, ये चीज करो तो ऐसा होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे प्रिमिटिव एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर यानी प्राथमिक, जिसे हम लोग कहते हैं आदिम कृषि, इसको हिंदी में बोलेंगे आदिम कृषि। तो आदिम कृषि जो थी, इसने हमारी पोजीशन को बदल के रख दिया। इससे हमें कुछ कुछ फूड सिक्योरिटी मिलने शुरू हो गई, फूड सिक्योरिटी मिलनी शुरू हो गई, खाद्य सुरक्षा मिलनी शुरू हो गई। सोनिया, हिंदी में लिखा करो, कहा है अंग्रेजी में लिख दिया तो क्या दिक्कत है, हिंदी बोल रहा हो ना, या तुम्हारे कान दोनों खराब हैं, सिर्फ आंखें काम कर रही हैं? बता दो कि सर मेरे कान खराब है, दिव्यांग हूं मैं। यहां पर लिखना है प्रिमिटिव एग्रीकल्चर यानी प्राथमिक कृषि। कई जगह जहां मुझे मिलता है वहां पे मैं, इंग्लिश वाले नहीं कहते हैं, कई जगह मैंने वहां पे हिंदी लिखा तो उससे आपको मतलब नहीं है।
अपने आप को इतना मानसिक रूप से दिव्यांग मत करो कि समस्या हो जाए। ठीक है, जो कहा जा रहा है उसको ध्यान से सुनते जाओ, कहानी पे फोकस नहीं है। अब बताएगा कोई नहीं, सब छपवा के लोग चले जाते हैं, फिर आए आए करते घूमते हो। तो स्टेज 2 का मतलब होता है प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, यानी प्राथमिक कृषि हो गई, जिसमें हमें खाद्य सुरक्षा मिल गई। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा मिल गई, वही है ना अपने संस्कारों को लेकर। देखो जो आप लोग बोलते हो ना यहाँ पे, तो गुरुकुल में भी कुछ बच्चे आए थे, हम जब मुंह खोलते हैं तो हम अपने परिवार के संस्कारों को बोलते हैं। तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, इससे तो मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है कि जैसे आपको क्या बोलना सिखाया गया, क्या संस्कार दिए गए हैं। तो आप बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो प्राथमिक कृषि के बारे में बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी, यहां तक हो गया। कॉन्सेप्ट समझते जाओ ध्यान से, बहुत मजेदार आने वाला है। तो अब हमने पहली बार अपने फुटप्रिंट एस्टैब्लिश करने शुरू किया। अब जरा समझना कि क्या चीज होने जा रही, बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। तो हमें खाद्य सुरक्षा मिल गई। खाद्य सुरक्षा मतलब क्या होता है, यही तो हमारे जीवन का हिस्सा है। इसी के लिए तो हम घुमंतु थे, हम नदी के किनारे जा रहे थे, हम मिट्टी ढूंढ रहे थे, हम शिकार ढूंढ रहे थे। अब हम एक जगह आ गए, ध्यान से सुनते जाओ। और हम एक जगह हो गए तो हमारी अब क्या हुआ, जब खाद्य सुरक्षा मिल गई, हमारी सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, इसको मैं टर्निंग पॉइंट बोलूंगा, ये हमारा क्रांतिक बिंदु था। तो अब क्या हुआ, जब मनुष्य एक जगह रहने लगा तो उसने अपने सुरक्षा के जो है साधन इस्तेमाल करने शुरू किए, जनसंख्या बढ़ने लगी। क्या बढ़ गई, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने लग गई, संख्या बढ़ने लगी। यहीं से हमने अपनी डोमिनेंस जर्नी शुरू कर दी, हमने अपने प्रभुत्व की यात्रा शुरू कर दी। बड़ा खतरनाक ही है हमारा सेगमेंट। अब इसमें क्या हुआ, तो जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो ये जनसंख्या और ज्यादा खाने की मांग करने लगी, होगा ना जैसे आज होता है हमारे यहाँ। तो हमने क्या किया, पहली बार हम एक स्पेसीज थे, हम एक प्रजाति थे, जैसे शेर, चीता, भालू, हाथी सब है, वैसे हम भी थे। हमने क्या किया, अब हमें जब ज्यादा खेत चाहिए होगा, खेती के हमें क्या चाहिए होगा, खेत चाहिए होगा, फील्ड चाहिए होगा। अब हमने क्या किया, वनों को काटना शुरू किया। मान लो प्रारंभिक स्लैश एंड बर्न जैसे नॉर्थ ईस्ट में होता है, याद है तो क्या हुआ, झाड़ियां काटी, जलाई और उसको खेत में जब तक इस्तेमाल किया, फिर आगे चले गए। तो स्लैश एंड बर्न इसको बोलते हैं। कौन सी खेती होती है, स्लैश एंड बर्न, झूम खेती, स्थानांतरित खेती बोलते हैं इसको। तो हमने ऐसे पेड़ों को काटना शुरू किया। अब पहली बार ऐसा हुआ कि जो स्पेसीज था वो अब दूसरी स्पेसीज को नष्ट करके अपनी जगह बनाने लगा। समझे, ये पेड़ पौधे भी क्या थे, स्पेसीज थे। जैसे तुम थे तो तुम पहले कंदमूल गए, तुमने अपना फल वल खाया, जैसे जानवर खा रहे हैं आपने भी खाया, पेड़ों पे आप सो गए। लेकिन आपने अब अपने अस्तित्व के लिए, अपनी प्रेजेंस के लिए आपने एक स्पेसीज को नष्ट करना शुरू किया। आपको आग की खोज हो चुकी थी, आपने आग लगाना शुरू किया। आपने धारदार हथियार बना लिए थे पत्थरों से ही सही। आपने क्या किया, उनको डालियों को काटना शुरू किया। जो आपके हाथ डाली नहीं काट सकते थे, वो पत्थरों से मार मार के आपने काट दिया, चीर दिया। और पहली बार आपके फुटप्रिंट देखे गए, आपके पद चिन्ह देखे गए। समझे, फर्स्ट टाइम एक स्पेसीज ने दूसरी स्पेसीज पे डोमिनेंस करना शुरू कर। लेकिन अभी भी ये बहुत माइन्यूट था, बहुत कम, क्योंकि जनसंख्या हमारी बहुत कम थी, गिने चुने थे, अफ्रीका से निकल चुके थे, थोड़ा 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 इधर उधर छितराते हुए जा रहे थे। अब आ जाता है स्टेज 3 यानी चरण 3। हिंदी में लिख दें, नहीं पता चला इसी वजह से हमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। तो चरण 3 में चले गए। अब यहां पर क्या हुआ, अब हमें जो ये मानव का जो शरीर था, इसकी एक क्षमता होती है श्रम करने की, इसकी ताकत होती है। जानवरों में ये क्षमता ज्यादा पाई जाती है, जैसे बैल हो गया, जानवर हो गए। ठीक है, अभी इस पर ध्यान दो। पदचिन्ह तो हम बता रहे हैं, तुमने पेड़ों को काट दिया, तो ये पदचिन्ह नहीं तो है तुम्हारे। पदचिन्ह का मतलब तुमने अपने स्पष्ट निशान छोड़ दिए हैं। ये तो एक जिसे कहते हैं ना प्रक्रिया है भाई। खेत कहां बनाओगे, सब तो प्रकृति ने जंगल ही जंगल बना रखा था। प्रकृति शुरुआती दौर में क्या थी, जंगल ही जंगल थी। कहां तुम्हें प्रकृति ने खेत बना के दिया था। खेत बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, आप जंगलों को साफ करते हो, खेत बनाते हो। और क्यों बनाते हो, क्योंकि आपको पता है ये पर्टिकुलर बीज डालेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ उगेगा, और वही आपके खाद्य का, आपके खाने का बेस है। अब जो चरण 3 है, इस दौरान हमें पशु शक्ति का यानी एनिमल पावर की जरूरत पड़ी, कि हम हमारे हथियार और आगे जो हमारे जो टूल्स थे, उसमें हमने लकड़ी में पत्थर लगा के हल बनाना भी शुरू कर दिया, या कुदाल, फावड़ा, जो भी था, हमने बेसिक इंस्ट्रूमेंट बनाने शुरू किए। तो हमें ये लगा कि मनुष्य की जो ताकत, इसको अगर हम डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कर दें, यानी
हम जो है वो पशुपालन भी शुरू कर दें, तो उनसे मांस, दूध, और अब सबसे बड़ी बात है जो एनिमल पावर है वो हम यूटिलाइज करेंगे। और मनुष्य ने पशुपालन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू कर दिया। जैसे बैल, वो अब वो क्या होता है, वो जोत रहा है। तो ये जो हमारी एग्रीकल्चर थी वो और एडवांस हो गई। ठीक है, ये हमारा और एडवांस हो गया। फोकस करो इधर तृप्ति, इस पर फोकस करो, कहानी पर। बायोलॉजी पे मत जाओ, बायोलॉजी पे जाओगी तो वहीं के वहीं रह जाओगी। इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो पशुपालन हमने करना शुरू कर दिया। अब हमने क्या किया, अब हमारा जो डोमिनेंस था वो और बढ़ गया। अभी हमने पहले वनों को काटा, खरपतवार को काटा, अब हमने जानवरों पे भी अपना प्रभाव बनाना शुरू कर दिया। घोड़ा हो गया, बैल हो गया, राइट। वो हमने यहां पर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हमने शुरू कर दिया। इससे हमारी कृषि इंटेंसिव होने लगी, हम और तीव्रता से काम करने लगे। हमारी जनसंख्या को बढ़ने के लिए, कहानी सुनो, हमारी जनसंख्या, अब हमारे पास और ज्यादा खाना आने लगा। हमने पशु की पावर पे कब्जा कर लिया। अब पशु हमारा गुलाम हो गया, यानी पेड़ पौधों के साथ साथ हमने प्रकृति की एक और स्पेसीज पर अपना कब्जा जमा लिया, या कई स्पेसीज पर कब्जा जमा लिया। और मनुष्य ने, यानी कि जो ह्यूमंस ने, उन्होंने एनिमल पावर को यूटिलाइज करना शुरू किया। पानी निकालने के लिए बैल की शक्ति, चलने के लिए घोड़े की शक्ति, हमने इन सारी शक्तियों का प्रयोग किया। हमने खेती में इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया, और इस तरह से हमारी खाद्य सुरक्षा बढ़ गई। पर्पस एक ही है। पर्पस क्या है? खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। क्योंकि खाद्य सुरक्षा से तुम्हारी क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। और जैसे जैसे तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तुम्हारा डोमिनेंस होता जाएगा, तुम्हारा प्रभुत्व होता जाएगा, राइट। ये रहा चरण 3। और फिर हमने धीरे धीरे इस चरण 3 के बाद आर्थिक प्रगति कर ली। हमने क्या किया, हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी, हमने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आए, हमने समाज बना लिया। समाज यानी सोसाइटी का डेवलपमेंट है। सोसाइटी में राजा होगा, प्रजा होगी, तमाम तरह की चीजें होंगी। इसके बाद आ जाता है स्टेज 4, ये नेचर और ह्यूमन का रिलेशनशिप है। स्टेज 4 यानी चरण 4। चरण 4 में ये जो ह्यूमन था, जो खेती करता था, जो बैलगाड़ी को पशुओं से लेके चलता था, ये अब तकनीकी मानव हो गया, टेक्नोलॉजी बेस तकनीकी। इसने पशु की शक्ति से आगे निकलकर ट्रैक्टर बना लिए, इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए, बुलडोजर बना लिए। इसको बोलते हैं तकनीकी मानव, यानी टेक्नोलॉजी ह्यूमन। और जैसे ही, खासतौर पे जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, इतिहास में पढ़ोगे, जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, भाप की शक्ति का हमें प्रयोग लगा, और हमने पशु की पावर से निकलकर मशीन की पावर को टच किया, उसके बाद तो हमारी जर्नी एनॉर्मस हो गई थी। हम एक्सपोनेंशियल हो गए थे, हम विश्व विजेता बन गए थे। क्या हुआ, सामने गैंडा खड़ा, हाथी खड़ा, एक तड़ाक से मशीन से गोली निकलती थी और वो ढेर हो गया। ठीक है, हमें कहीं पहुंचना है, हम रेलों से कहीं भी पहुंच सकते थे। और हमारी जो ये जर्नी होती है, यहां पर प्रकृति और मनुष्य की जर्नी एनिमी लाइक रिलेशनशिप होती है। क्या होती है? एनिमी लाइक, यानी आज हम प्रकृति के शत्रु हैं। आज हमारी हर कार्यवाही प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। आज हम सबसे डोमिनेंट स्पेसीज है संपूर्ण अर्थ पर, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो आज पृथ्वी हो। सबसे डोमिनेंट स्पेसीज जो हर किसी चीज पर कब्जा कर सकती है, अपने से 30-40 गुना वेल को मार सकती है, कई बड़े बड़े विशाल हाथियों को मार सकती है। आज सबसे डोमिनेंट स्पेसीज कौन है? मनुष्य है। और वो किस वजह से? अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से है। और यहां पर आज हमारा और प्रकृति का जो रिलेशनशिप है, वो दोस्ती का रिलेशनशिप नहीं है, वो एनिमी लाइक रिलेशनशिप है, शत्रुता का रिलेशनशिप है। हमारे जितने भी काम है वो प्रकृति को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज हम सबसे ज्यादा वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, एयर कंज्यूम कर रहे हैं, एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, जमीन को गंदा कर रहे हैं, प्लास्टिक फेंक रहे हैं। हर चीज को, चाहे समुद्र हो, वायु हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, किसी चीज को हमने नहीं छोड़ा, हर चीज को हमने बर्बाद कर दिया है। और आज हमारी डोमिनेंस जो है इतनी ज्यादा हो चुकी है कि आज प्रकृति के साथ हमारा जो संबंध है वो एनिमी लाइक रिलेशनशिप है, यानी शत्रुतापूर्ण संबंध है। ध्यान रखिएगा, डोमिनेंस यानी कि दूसरों से एडवांस होते हुए, दूसरों से अग्र होते हुए।
उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हुए। राज का मतलब होता है रूलिंग करना। आज जो खाद्य सुरक्षा है, खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है कि तुम्हारे लिए खाने पीने के चीजों को मिल सके। आज मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है। जैसे अभी मान लो इजराइल ने फिलिस्तीन में, गाजा पट्टी में सब सप्लाई रोक दी, तो वहां खाद्य सुरक्षा की दिक्कत हो जाएगी। नहीं गणेश, अब तुम ज्यादा दिमाग लगा रहे हो कि इसका मतलब ये पैलियोलिथिक है, ये फलाना। नहीं नहीं नहीं, ये सब मैं बातें नहीं कर रहा हूं। क्योंकि ये जो पैलियोलिथिक है, लिथ का मतलब वो इतिहास जब लिखा गया, फिर तुम लगता है तुमने पहली क्लास मिस कर दी, जहां पर मैंने तुम्हें बताया था एविडेंसेस क्या है मेरे पास। तो जो पत्थर की चट्टानों से एविडेंस मिला उसको लिथ के रूप में रखा गया। इसीलिए प्रभु मैं तब समझा रहा हूं, जहां पर तुम्हारी यात्रा में अच्छा इस टाइम ये औजार मिले, इस टाइम ये, तो इसका नाम रख दो पैलियोलिथिक, इसका नाम रख दो मेसोलिथिक, इसका नाम रख दो नियोलिथिक। ये सबसे बाद का हथियार है कार्बन डेटिंग में। यहाँ हथियारों की बात नहीं हो रही है, यहाँ मानव की जर्नी की बात हो रही है, नेचर के साथ उसके रिलेशनशिप की बात हो रही है। क्या क्या टर्निंग पॉइंट रहे हमारे साथ, राइट। अब किसी ने लिखा जब नेचर ही नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे। हम मनुष्य अब एक ऐसे चक्कर में फंस चुके हैं कि सब कुछ जानते हैं लेकिन हम अब कुछ नहीं कर सकते। सर ऐसा क्योंकि सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, कई रीजन है उसके। डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, सबसे पहले शिकार में वो बहुत मदद करता था। जो कुत्ता शुरुआती दौर में था, जैसे चिड़ियों को पकड़ने में, या ऐसे जैसे मनुष्य बहुत तेजी से दौड़ नहीं सकता था, तो वो उनको पकड़ने में बहुत हेल्प करता था। शिकार में बहुत मदद, जैसे खरगोश का शिकार करना। अभी भी अमेरिका के कई प्रांतों में लोग खरगोश का शिकार करने में कुत्तों की बड़ी मदद लेते हैं, या छोटे छोटे जानवर जो है उनका शिकार करने में उनकी मदद लेते हैं। दूसरा, कुत्ता एक वफादार जो है दोस्त। तीसरा, वो रात में जगता है नेचर में, तो कुत्तों को रखवाली जब वो करने में, कि जो जानवर आ रहा है, खासतौर पर तेंदुए वेंदुए जब आते हैं, तो कुत्ते बड़ी तेजी से भौंकने लगते हैं, राइट। तो चलिए यहां तक जो है हमारा काम पूरा हो गया। तो 4 स्टेज में हमारा पूरा का पूरा गेम हुआ है। हम आज यहाँ जो पहुंचे हैं कि आज हम एक दूसरे के ऊपर बम मार रहे हैं, इंसान ही इंसान को मार रहा है, लेकिन इससे पहले उसने 4 चरण देखे थे। तो पहले स्टेज के बारे में हमने पढ़ा कि एज ए स्पेसीज वो फूड एक गैदरर के रूप में था। अब हम दूसरे स्टेज के बारे में जाएंगे, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर यानी प्रारंभिक कृषि के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट स्टार्ट राइटिंग। देखो, तो ये अब नोट्स के पीछे की कहानी थी कि हम कैसे डेवलप हुए। तो फूड सिक्योरिटी हमारी इस पूरी सेगमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट था। श्रेया जो है, श्रेया लिख रही, क्या अचानक से कृषि करने लगे? एक ने पूछा कि हमें कैसे पता चला इसी जानवर को डोमेस्टिकेशन। एक्चुअली वो सब तुम्हारी तरह तैयारी नहीं करते थे, क्योंकि तुम लोगों ने तैयारी करने के दौरान अपने दिमाग की सोचने की क्षमता खत्म कर दी। अब सुनो इस बात को। और तुम्हारी तरह वो किसी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं थे। जैसे तुम लोग जहां से पढ़ कर आए हो, तुम्हारे मास्टर साहब ने जब तुमने लॉजिकल क्वेश्चन पूछा होगा, तुम्हें धर के लतियाया होगा, कायदे से खूब मारा होगा तुम्हें, या गधा वधा कह के जो है वो बैठा दिया होगा। इसीलिए तुम्हारा दिमाग जो है कूप मंडूक की तरह है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे दिमाग को प्रश्न पूछने लायक नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो यही तुम्हारी सच्चाई है। तुम्हारा बस एक ही अब पर्पस है कि किसी तरह से नौकरी मिल जाए और जीवन चल जाए। लेकिन प्रारंभिक लोग जो होते हैं, जो मानव नेचुरल होता है, मतलब अब तो एक्चुअली तुम लोग अब इंसान बचे नहीं हो, तुम लोग अब तैयारी करने वाले जो है वो एक अलग ही स्पेसीज बन चुके हो। तो जो लोग नेचर में होते हैं, जैसे जब तुम छोटी थी या जब तुम छोटे थे, तो तुम बड़े प्रश्न पूछते थे अपने पिताजी से, पिताजी वो आकाश में चमक रहा वो क्या है, वो फलाना चीज क्या है। वो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी प्रश्न पूछने की क्षमता खत्म कर दी जाती है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। और मनुष्य जो है वो अपने क्यूरोसिटी, अपनी जिज्ञासा से सब चीज सीखता है। तो हम इस नेचर के सामने बच्चे की तरह थे, और इस बच्चे होने की वजह से हम हर चीज को क्यूरोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ हम खोजते रहते थे।
मनुष्य की क्रेनियल कैपेसिटी, वो जानवरों से अधिक उसका दिमाग विकसित हुआ, तो उसमें उसके ऑब्जर्वेशन, हमारी पूरी जर्नी क्या है, तुम अभी अगर कभी भी शांत होकर सोचो, क्योंकि ना तुम बंदर रह गए हो ना तुम इंसान रह पाए हो। बंदर इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मनुष्य वाला दिमाग तुम्हारा जनरेट हुआ नहीं, क्योंकि शिक्षा पद्धति ने तुम्हें बता दिया कि इतना ही रटना है, इतना ही सिलेबस है, किसी तरह पढ़ लो, नौकरी पा जाओ, फिर उसके बाद समाज तो तुम्हारा कहीं ना कहीं सेटिंग कर ही देगा। तो ना हम आप लोग ना इंसान रह गए ना बंदर रह गए। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमारे जो सीखने का जो तरीका होता है, हम आपने भी ऐसे सीखा होगा, वो ऐसे सीखा होगा, आपने क्वेश्चन पूछे होंगे, आपने ऑब्जर्वेशंस किए होंगे। तो मनुष्य की जो पूरी यात्रा है वो ऑब्जर्वेशंस की ही यात्रा है, कि पत्थर रगड़ने पे चिंगारी काहे निकल रही है, तो भैया आग की खोज कर ली। कोई चीज लुढ़क रही है, गोल गोल है, पत्थर जो गोल गोल था वो लुढ़क के नीचे गिर रहा है, तेजी से चल रहा है, सपाट वाला पत्थर रुक गया, तो उसने धीरे धीरे करके चीजों को गोल करना शुरू किया और पहिए का आविष्कार कर दिया। देखा पक्षी उड़ रहे हैं, ये काहे उड़ रहे हैं, हम नहीं उड़ पा रहे हैं, तो पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, फिर आगे चलकर हवाई जहाज बना दिया। तो मनुष्य की पूरी यात्रा उसने नेचर से ही सब कुछ सीखा है, कि नेचर में क्या चीज है, नेचर में कैसे जो वस्त्र कैसे उसने बनाया, कि भाई देखो जानवरों के पास नेचुरली खाल है, हमारे पास नहीं है, तो जो ठंड को झेल रहा है उसके रोएदार वो रोए हैं, तो हम भी अगर कह रहे हैं तो हम जानवर को उठा के कर लें। तो बेसिकली जो है वो हमारी जर्नी ऑब्जर्वेशन की जर्नी है। तो आप भी सीख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग खोलना पड़ेगा, तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तुम हो किस तरफ, इंसान की तरफ या बंदरों की तरफ। अभी कंफ्यूज हो तुम, ठीक है, तो चलो इस पे चलते हैं। तो हमने ऑब्जर्वेशन से चीजों को सीखा। तो लिखो सबसे पहले न्यू स्टोन एज, नव प्रस्तर युग, नव प्रस्तर युग, न्यू स्टोन एज। तो न्यूलिथिक एज में आ जाते हैं, नवपाषाण युग। अब जो वो सज्जन क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये न्यू में हुआ, ये मेसो में हुआ, अब हम यहां पर उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले जो मैं तुम्हें कहानी बता रहा था, वो मैं बता रहा था मनुष्य और पर्यावरण के 4 स्टेजेस के बारे में, कि कैसे एक स्पेसीज इतनी पावरफुल हो गई कि उसने फुटप्रिंट छोड़ने शुरू कर दिया, और आज तो हमारे फुटप्रिंट से तो पूरी पृथ्वी त्राहिमाम कर रही है। ठीक है, नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग। स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इसको हम लोग प्रिमिटिव एग्रीकल्चर कहते हैं, आदिम कृषि, कृषि का प्रारंभ हुआ। तो जब कृषि का प्रारंभ किया तो फिर क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स, हमने खाद्य फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया। खाद्य फसलों का उत्पादन प्रारंभ किया, एंड वी सेटल फॉर फूड। और जब हमें खाद्य उत्पादन हमें मिलने लगा, हमें समझ में आया कि यार जैसे हम बीज बो दिए, बीज से दोबारा कुछ निकल आ रहा है, तो हम उसको ऑब्जर्व करा, अच्छा ये जो बीज है इसको अगर फेंक दो और न्यूट्रिशन इसको मिलता है तो दोबारा फसल के रूप में सामने आ जाता है। ये हमारी जर्नी कोई 1-2 दिन की जर्नी नहीं है। हमारे जैसे कितने ढेर सारे मानव होंगे जो ऑब्जर्वेशन करते 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 उन्हें समझ में आया, अच्छा ये बीज खाया भी जा सकता है, स्वाद भी है इसमें, ठीक है, या इसमें हमें जिंदा रहे, हम ये जो है ईटेबल है, तो उसमें स्वाद वाद थोड़े ना था कि हम ये पिज्जा बर्गर हम ऑर्डर करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे लिए था कि ईटेबल है कि नहीं है, ये हार्म तो नहीं करेगा कोई, बस इतना हमारे लिए बहुत था। फिर हमने बार बार उसको उगाना शुरू किया, धीरे धीरे हमने उसके बड़े क्षेत्रों के बारे में पता करना शुरू किया। तो ज्ञान हमारे पास आज जो है वो हमारी जेनेटिक्स में, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी वो सजोई गई है। तो लिखो, खाद्य फसलों से हमने एक जगह रुकना शुरू किया, खाद्य फसलों की वजह से हमने एक जगह रुकना शुरू किया। देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, पशुपालन किया। तो शुरुआती दौर में था कि हम पशुओं से उनके पशु का उपयोग करेंगे। फिर हमारा जो सबसे बड़ा क्रांतिक मोड़ आया, इन्वेंशन ऑफ फील, ये तो इसने हमें एक बहुत, जैसे खाद्य के बाद जो अगला हमारा चरण आएगा, पहला हमने आग की खोज की, सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट था, इसकी वजह से हमारे हाथ फ्री हुए, टूल्स बनाए। फिर हमने काम किया, हमने कृषि की वजह से हमने समाज को इकट्ठा किया, हम लोग हमारी आबादी बढ़ने लगी। और इसका तीसरा जो सबसे बड़ा हमारा जो सेगमेंट था वो था पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार मानव की जो मोशन जर्नी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, बड़ा बड़ा सामान ढोना, और जिसने हमें रियल में पावर दी थी वो पहिए का आविष्कार ही था। देखो, इन्वेंशन ऑफ व्हील, इसके बाद हुआ पशुपालन, पशुपालन के बाद पहिए का आविष्कार। फिर इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, मृद भांडों का आविष्कार, यानी किसमें बर्तन में खाना पकाना है,
राइट, कैसे जो है वो बर्तन में खाना पकाना, स्टोर कैसे करके रखना है। मृद भांडों का यानी मिट्टी को पकाने की तकनीक हमने सीख ली बर्तन बनाने की। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी यानी मृद भांडों का आविष्कार किया। ये मानव के विकास की ये स्ट्रक्चरल जर्नी रही। राइट, कौन कौन से स्थान है? तो इस समय के कुछ प्रमुख स्थान है जो पाए गए हैं और क्यों पाए गए हैं जरा देख लो। ये एग्जाम में पूछा गया है, मेहरगढ़ एग्जाम में पूछा गया है। तो जो पूरा पाषाण समय का एक स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ? बोलान पास में, बोलन दर्रे में मेहरगढ़। यहाँ क्या पाया गया है? एग्जाम में पूछा गया है बरियल साइट्स, यानी यहाँ पर शवों को दफनाने का स्थान है। यानी अब क्या है? शवों को दफनाना है। इसका मतलब है जैसे भाई जानवर तो किसी जानवर को नहीं दफनाते हैं, वो तो प्रकृति में ऐसे पड़े रहते हैं, सड़ जाते हैं, चील कौवे खा जाते हैं। मनुष्य अगर अपने सगे संबंधियों, अपने समाज के लोगों, इसका मतलब है समाज का निर्माण शुरू हो चुका था। क्योंकि समाज यानी सोसाइटी नियमों से चलती है। जैसे हर धर्म में अलग अलग है, शवों को कोई जलाता है, कोई दफनाता है, अलग अलग तरीके होते हैं। इसी तरह से शवों को दफनाने का स्थान मिला, यानी समाज में जो है वो इस तरह की चीजें शुरू हो चुकी थी। समाज में संस्कार यानी कि रिचुअल्स जो है वो आ चुके थे। नेक्स्ट वन इज कॉटन कल्टीवेशन। 7,000 साल पहले कपास की खेती के भी हमें यहाँ पे प्रमाण मिलते हैं मेहरगढ़ में। कपास की खेती के प्रमाण मिलते हैं। अब शेयर ने पूछा मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है? जिंदा रहना। वो अभी तक बना हुआ है प्रॉस्परस, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज सबसे बड़ी डोमिनेंट स्पीसीज बन गए, अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या चाहिए? सर पहिए से पहले चाक बना होगा। कुछ भी बनाए, पहिए का मतलब होता है मोशन, चाक का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाने का तरीका। पहिया एक अलग चीज है। पहिए को चलाने के लिए आपको एक्सेल की जरूरत पड़ती है। पहिया संकेत है मनुष्य के भार ढोने की क्षमता, क्योंकि पहिए के माध्यम से उसने पशु शक्ति को मोशन पावर यानी कि एनिमल पावर को मोशन पावर के साथ जोड़ा था। और उसी के बाद हम युद्ध करने लगे, उसी के बाद हम बहुत बड़ा सामान इधर उधर मूव करने लगे। तो ये हमारे क्रांतिक मोड़ है। चलो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, जुड़ते हैं और जुड़े रहिए, फायदा उठाइए इन सब चीजों का। आज जो हैप्पी आवर्स है। थैंक यू।